मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट के अप्लाइड एनाटॉमी में जो पहला जो है पॉइंट है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको अब्रीविएटेड फॉर्म में ओए कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड है बेकर सिस्ट या इसी को पॉप्लिटियल सिस्ट भी कहते हैं। थर्ड नंबर का अप्लाइड एनाटॉमी है जेनु वेलगम या इसी को कहते हैं नॉक नी। फोर्थ है जेनु वेरम या बो लेग। फिफ्थ नंबर का है वो है फिमरो पटेलर पेन सिंड्रोम या इसी को अर्नर नी भी कहते हैं, अर्नर नी। और सिक्स्थ नंबर का अप्लाइड एनाटॉमी है ये पटेलर टेंडिनाइटिस। सेवेंथ नंबर पे है सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है, डिजेनरेटिव डिजीज है नी जॉइंट का। और बहुत से जॉइंट पर होते हैं बॉडी में, जैसे कि हिप जॉइंट है और यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस है। और इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज फीमर और टिबिया के बीच में होता है। तो एज आफ्टर 45 ईयर्स से इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो है ये डैमेज डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है क्या होता है, डैमेज शुरू हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ये जो आर्टिकुलर सरफेस होता है फीमरल कंडाइल और ये जो टिबियल कंडाइल है, तो दोनों का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ये नेकेड हो जाता है और इस पर जो है बोनी प्रोजेक्शन मतलब आ जाता है, बोनी प्रोजेक्शन आ जाता है। इसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑस्टियोफाइट। तो ऑस्टियोफाइट इज बोनी प्रोजेक्शन arising from the articular surface of the femoral condyle and tibial condyle। तो ये क्या होता है कि मतलब जब जॉइंट का मूवमेंट होता है, जो फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है या मतलब मीडियल रोटेशन होता है, लेटरल रोटेशन, तो ये जो है रबिंग करता है, एक दूसरे से जो रब करता है, रगड़ खाता है जो है, तो पेन होता है जो है यहाँ पर जो है जॉइंट पर, नी जॉइंट पर। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है जो है। और ड्यूरिंग मूवमेंट जब आदमी जो है मूवमेंट करता है, मतलब चलता है, फिरता है, वॉक करता है, रनिंग करता है, तो पेन होता है। और आफ्टर मूवमेंट यानी कि पूरा उसका जब मूवमेंट खत्म हो जाता है, आके रेस्ट करता है, तो उसके बाद भी पेन करता है। तो ड्यूरिंग मूवमेंट और आफ्टर मूवमेंट जो है पेन करता है। और इस नी जॉइंट पर जो है स्वेलिंग आ जाती है, नी जॉइंट पर जो है स्वेलिंग आ जाती है और सूजन आ जाती है नी जॉइंट पर। और ये स्टिफनेस, स्वेलिंग भी होती है और स्टिफनेस भी होती है, स्टिफनेस सख्त हो जाता है, स्टिफनेस। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है जो विदाउट काज, यानी इसका काज अननोन होता है। और जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका काज नोन काज होता है। यानी कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है मतलब यदि 45 साल 45 ईयर्स की अगर किसी की एज हो गई है तो नी जॉइंट का जो है मतलब ये प्रॉब्लम पीरियड होता है। इसमें कार्टिलेज जो है मतलब एक डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ऑस्टियोफाइट बनता है, जिसकी वजह से रगड़ मतलब होती है, रबिंग होता है आर्टिकुलर सरफेस पर, मतलब क्या होता है, रबिंग एक दूसरे से रगड़ खाता है जो है। तो वियर एंड टियर जो है वो के साथ मतलब यहाँ कार्टिलेज जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। डिजेनरेशन, तो ये डिजेनरेटिव डिजीज है। और पेन भी होता है, दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी नी जॉइंट पर जो है स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन भी जाती है और स्टिफनेस हो जाती है। रात में जब आदमी सोता है, सुबह जब उठता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस जो है खास तौर से होती है। और
सेकंड पॉइंट है जो है, और इसमें क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट कैविटी होती है जो है मतलब ये कम हो जाती है, जॉइंट कैविटी कम हो जाती है, और जो लिगामेंट होता है यहाँ पे, लिगामेंट जो है मतलब नी जॉइंट को पूरा जो स्टेबलाइज करता है, ऑल लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट मतलब लैक्स हो जाता है, ये नरम हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है, लूज हो जाता है जो है, और जो मसल्स होता है यहाँ पर नी जॉइंट पर जो है वो मसल्स की अट्रोफी शुरू हो जाती है। अट्रोफी मतलब उसका जो है साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, जो सेल मसल सेल होता है उसका साइज डिक्रीज होता है, तो ये सब प्रॉब्लम पीरियड होती है मतलब। और सेकंड जो है अप्लाइड एनाटॉमी है बेकर सिस्ट। बेकर जो है मतलब एक सर्जन है, वो इंग्लैंड के हैं, जो है उनका नाम था विलियम मोरेंट बेकर, विलियम मोरेंट बेकर नाम है। तो एक इंग्लैंड के सर्जन थे जो कि 1638 में उनकी पैदाइश हुई थी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, और 1696 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये विलियम मोरेंट बेकर जो इंग्लैंड के जो है सर्जन थे, तो उनका इस मतलब सिस्ट में जो एक सिस्ट जो है सेंट्रल स्वेलिंग होती है जो पॉप्लिटल फोसा में जो है, जो नी जॉइंट के पीछे जो है डायमंड शेप जो है डिप्रेशन होता है, तो वहां पर एक सेंट्रल स्वेलिंग आ जाती है, एक सूजन आ जाती है, पॉप्लिटल फोसा के पीछे एक स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग किसकी होती है? जो नी जॉइंट का साइनल मेम्ब्रेन होता है, तो वही साइनल मेम्ब्रेन जो है एक होल से, एक सुराख से, मतलब पॉप्लिटल फोसा में जो है साइनल मेम्ब्रेन होता है, वो वहां पे मतलब एक सुराख के जरिए से, जो मतलब कैसुरल लिगामेंट होता है उसी में एक सुराख होता है, उसके जरिए से बाहर निकल करके जो है सूजन आ जाती है और उसमें फ्लूइड भर जाता है, सिनल फ्लूइड है, तो सेलिंग हो जाती है, उसी को बेकर सिस्ट कहते हैं। और वही जब बेकर सिस्ट, और इसको क्योंकि पॉप्लिटल फोसा में होता है, तो सिस्ट इज अ पाउच। सिस्ट क्या है? एक पाउच होता है, थैली व्हिच इज सराउंडेड बाय अ वॉल, जो एक दीवार से घिरा होता है, एंड द ल्यूमेन ऑफ व्हिच कंटेन्स फ्लूइड। तो इसका जो है सिस्ट एक पाउच होता है, ऐसे पाउच होता है जो मतलब एक दीवार इसके पास होता है, इसके पास ल्यूमेन होता है, इसी ल्यूमेन में जो है फ्लूइड भरा होता है, साइनल फ्लूइड भरा होता है। तो यही जो है साइनल मेम्ब्रेन का जो है ये पाउच होता है। और नी जॉइंट का साइनल मेम्ब्रेन होता है, वही साइनल मेम्ब्रेन पीछे पॉप्लिटल फोसा से एक प्रोट्रूड, मतलब एक उभार की शक्ल में, एक थैली की शक्ल में निकल जाता है और सूजन आ जाती है सड़क। और यही जो है मतलब इसमें साइनल फ्लूइड स्वेलिंग होती है, वहां पर पेन भी होता है, पॉप्लिटल फोसा में सूजन भी आ जाती है, और पेन भी होता है, दर्द भी होता है। और अगर ये रप्चर कर जाए तो ये जो मतलब बैक ऑफ लेग, जो ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स है, तो वहाँ पर काफ के मतलब पीछे भी स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग जो है काफ के पीछे आती है रप्चर होने के बाद। और जो मीडियल मैल्यूलस होता है, तो मीडियल मैल्यूलस के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है ब्रूजिंग होगी, मतलब वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, वहाँ का कैप्रीज जो है रप्चर हो जाता है, और वहां पर रेड स्पॉट दिखाई पड़ेगा, हिमेटोमा हो जाएगा, तो उसी को क्रिसेंट साइन कहते हैं। अगर ये रप्चर हो, बेकर सिस्ट अगर रप्चर हो जाए, तो इसके रप्चर होने से जो है ये काफ जो होता है, बैक ऑफ लेग, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और पेन भी होता है। और मीडियल मैल्यूलस जो टिबिया का मतलब लोअर एंड होता है, तो एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है, मतलब एक उभार होता है, तो बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसी को मीडियल मैल्यूलस कहते हैं। तो मीडियल मैल्यूलस के नीचे जो है मतलब कैप्रीज, जो ब्लड कैप्रीज होता है वो रप्चर हो जाता है, उससे ब्लड लीक करता है, वहां पर रेड स्पॉट आ जाता है, ब्रूजिंग हो जाती है। तो उस अगर ये रप्चर हो और मीडियल मैल्यूलस के नीचे जो है मतलब लाली रेड स्पॉट आ जाए, तो दैट इज नोन एज क्रीसेंट साइन, क्रीसेंट साइन, इसे क्रीसेंट साइन कहते हैं जो है। और थर्ड है जेनु वेलगम। तो जेनु का मतलब होता है नी, जेनु मतलब नी होता है, और वेलगम जो होता है ये मतलब बेंट आउटवर्ड, बेंट आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ झुकना। तो नी का जो है बाहर की तरफ झुकना, यानी कि इसमें जो नी होता है, इसमें प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है नी का, वो क्या होता है, वो मतलब इनवर्ड बेंडिंग करता है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नी इज बेंट इनवर्ड, तो इसे ये नी है, तो नी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो क्या नाम है, अंदर की तरफ बेंड होता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है, नी का जो डिस्टल पार्ट होता है वो ये मतलब आउटवर्ड बेंडिंग होती है। नी का डिस्टल पार्ट आउटवर्ड बेंडिंग होती है। तो ये जो एंकल ज्वाइंट होता है,
जो एंकल ज्वाइंट होता है ये दूर हो जाता है, एंकल ज्वाइंट जो है एक दूसरे से दूर हो जाता है। और ये जो नी ज्वाइंट है, तो ये नी ज्वाइंट है और ये एंकल ज्वाइंट है। एंकल ज्वाइंट जो है एक दूसरे से दूर होता है और नी ज्वाइंट जो है एक दूसरे के करीब आ जाता है। तो इसी को नॉक नी भी कहते हैं, इसी को नॉक नी भी कहते हैं, KNOCK नॉक, KNEE नॉक नी। तो जेनु वेलगम में क्या होता है कि ये जो है मतलब दोनों नी जो होते हैं, दोनों घुटने एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एंकल ज्वाइंट जो है एक दूसरे के दूर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को मतलब जेनु वेलगम कहते हैं। यानी कि जो ये मतलब लेग होता है इसका जो है मतलब अबनॉर्मली अबडक्शन हो जाता है, अबनॉर्मल अबडक्शन ऑफ द लेग। तो ये लेग जो होता है, टांग होता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, ठीक है। और ये अबनॉर्मली अबडक्टेड लेग, अबनॉर्मली एबडक्टेड लेग। तो दोनों टांग जो है, दोनों टिबिया बोन एक दूसरे के दूर हो जाते हैं और ये जो फीमर का जो लोअर एंड होता है एक दूसरे के मतलब करीब आ जाते हैं। टिबिया का लोअर एंड एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नी ज्वाइंट दोनों राइट और लेफ्ट नी ज्वाइंट जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं और टिबिया का जो लोअर एंड होता है एक दूसरे से दूर हो जाता है। और इसमें एंकल ज्वाइंट होता है दोनों राइट और लेफ्ट का, ये भी एक दूसरे के दूर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को ये कहते हैं कि मतलब जेनु वेलगम। तो जेनु का मतलब होता है नी और वेलगम का मतलब होता है कि बेंडिंग आउटवर्ड। इस कंडीशन में वेलगम जो होता है तो बेंडिंग आउटवर्ड, नी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो इनवर्ड जो है मतलब बेंड होता है और जो डिस्टल पार्ट है वो आउटवर्ड जो है ऐसे मतलब बेंडिंग होता है। तो आउटवर्ड बेंडिंग से जो है ये जो लेग होता है इसका एबडक्शन हो जाता है, अबनॉर्मली अबडक्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन को जो है अबनॉर्मली अबडक्टेड लेग कहते हैं और इसी को जो है जेनु वेलगम या नॉक कहते हैं। फोर्थ स्लाइड एनाटॉमी है जेनु वेरम और बोले। इसमें क्या होता है, जेनु वेरम में इसमें दोनों नी जो है, दोनों नी ज्वाइंट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दोनों नी ज्वाइंट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी कि ये नी ज्वाइंट जो है राइट और लेफ्ट, ये दोनों नी ज्वाइंट राइट और नी ज्वाइंट लेफ्ट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन दोनों जो है ये एंकल ज्वाइंट राइट और एंकल ज्वाइंट लेफ्ट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जेनु वेरम में जो है ये अबनॉर्मली एडक्टेड है, अबनॉर्मली एडक्टेड लेग, अबनॉर्मली एडक्टेड, इसमें एडक्शन हो जाता है, लेग का अबनॉर्मल एडक्शन हो जाता है, इसी को अबनॉर्मली एडक्टेड लेग होता है। यानी जेनु वेरम में क्या होता है कि दोनों नी ज्वाइंट जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फासला हो जाता है, ठीक है, और दोनों एंकल ज्वाइंट एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो इसी को बो लेग भी कहते हैं, बो माने धनुष होता है। इन दोनों टांग एक दूसरे से जो है ऐसे धनुष की तरह मतलब हो जाते हैं, धनुष की तरह हो जाते हैं। तो इस अबनॉर्मली अबडक्टेड लेग को, इस कंडीशन को जेनु वेरम कहते हैं या इसी को बो लेग कहते हैं। उसके बाद है फेमोरोपटेलर पेन सिंड्रोम, FPS सिंड्रोम, तो इसको रनर नी भी कहते हैं। तो फेमोरोपटेलर पेन सिंड्रोम क्या है, ये फीमर बोन का जो मतलब मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल है उसका जो एंटीरियर सरफेस होता है और जो पटेला बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको फेमोरोपटेलर ज्वाइंट कहते हैं जो है। तो वहां पर जो है क्या होता है कि पेन होता है, जो दौड़ते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, रनर होते हैं या जो जंपर होते हैं या और कोई मतलब वैसा फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें रनिंग वॉकिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों का फेमोरोपटेलर ज्वाइंट जो है वहाँ पर जो है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से पेन होता है, दर्द होता है। तो यहाँ पर नी के आगे यानी घुटने के आगे ये एंटीरियर पेन है नी का। इसमें फेमोरोपटेलर सिंड्रोम में जिसको रनर नी भी कहते हैं जो है, तो दौड़ने जो धावक होते हैं जो है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो फेमोरोपटेलर पेन सिंड्रोम। सिक्स्थ है पटेलर टेंडिनाइटिस।
अब देखिए पटेलर टेंडिनाइटिस, पटेला बोन का जो अपेक्स होता है और टिबिया बोन का जो है जो टिबियल ट्यूबरसिटी होता है, तो लिगामेंटम मतलब पटेली जो है एक लिगामेंट होता है, तो उस लिगामेंटम पटेली में जो है अगर ये इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे पटेलर टेंडिनाइटिस, टेंडन आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द टेंडन, यानी पटेलर टेंडिनाइटिस मतलब लिगामेंटम पटेली जो है के बीच में जो है पेन होगा। लिगामेंटम पटेली यानी कि पटेला बोन को और टिबिया बोन को, पटेला बोन को नी कैप कहते हैं और टिबिया बोन को शिन बोन कहते हैं। तो पटेला बोन और टिबिया बोन के बीच में जो है ये पेन जो है मतलब दर्द होगा, तो ये पटेलर टेंडिनाइटिस जो है इसको जंपर नी कहते हैं। पटेलर टेंडिनाइटिस को जो है जंपर नी कहते हैं, जंपर नी। जंपर मतलब कूदना, जैसे कि फुटबॉल, जैसे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो वॉलीबॉल के जो प्लेयर होते हैं तो वॉलीबॉल के प्लेयर को जंप करना पड़ता है, वॉलीबॉल के लिए जंप करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम पटेलर टेंडिनाइटिस जो है ये मतलब वॉलीबॉल के प्लेयर को होती है, और जो बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम, जंपिंग वाला कूदने वाला एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो उनको पटेलर टेंडिनाइटिस होती है। तो इस तरह से इन्फ्लामेशन ऑफ द लिगामेंटम पटेली नोन एज पटेलर टेंडिनाइटिस। सेवेंथ है सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्साइटिस। तो सब सेमी मेम्ब्रेनोसस जो मसल्स होती है तो वहां पर जो है एक टेंडन होता है, अरे बर्सा होता है, बर्सा एक थैली होती है साइनल मेम्ब्रेन की, उसमें फ्लूइड भर, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए बर्सा में जो है तो साइनल मेम्ब्रेन का मतलब एक थैली होता है, पाउच होता है, उसी को बर्सा कहते हैं। और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल जो मतलब बैक ऑफ थाई की एक मसल होती है, और ये जाकर के जो है जो मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया होता है उसके जो है पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होता है, तो वहीं पर जो है इसका इंसर्शन होता है, जो उसका टेंडन जो है टेंडन, तो वहीं पर एक बर्सा होती है उसी मतलब टेंडन के नीचे, तो उसी को सेमी मेम्ब्रेनोसस टेंडिनाइटिस अरे बर्साइटिस कहते हैं। तो ये जो है बैक ऑफ नी के पीछे जो है मतलब स्वेलिंग होगी और पेन भी होगा। तो सेवेंथ इज सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्साइटिस। तो बर्साइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा, और बर्सा इज नथिंग बट ये दिस इज अ पाउच, दिस इज अ पाउच मेड अप ऑफ साइनल मेम्ब्रेन फिल्ड विद साइनल फ्लूइड। और उसके बाद में इंजरी टू द मेनिस्कस, इंजरी टू द मेनिस्कस। तो मेनिस्कस जो है दो होते हैं, एक मीडियल मेनिस्कस होता है और एक लेटरल मेनिस्कस होता है। तो ये मेनिस्कस जो होता है, जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो ओवल शेप का होता है, जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो मतलब सर्कुलर शेप का होता है। तो मीडियल मेनिस्कस, जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है, और इसमें जो है ये मीडियल मेनिस्कस जो ये मीडियल लिगामेंट से अटैच है, तो मीडियल जो है कोलेटरल लिगामेंट होता है, इसी से जो अटैच होता है जो है, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट से ये अटैच होता है। तो इसमें जो है ये क्या नाम है, अगर इसमें दो तरह का, एक तो ये है कि सेपरेट हो जाता है, इसमें मीडियल मेनिस्कस जो है अगर इसमें इंजरी होती है तो मीडियल मेनिस्कस जो है ये कैसुलर लिगामेंट से जो है सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर कोई स्ट्रेस पड़ता है इस पर जो है तो ये मीडियल मेनिस्कस इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैसुलर लिगामेंट फ्रॉम द फाइब्रस कैप्सूल। और उसके बाद में दूसरा अगर सीवियर स्ट्रेस है इस पर तो ये लॉन्गिट्यूडनल टियर फट जाता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल टियर। तो लॉन्गिट्यूडनल टियर हो जाए तो उसे बकेट हैंडल टियर कहते हैं, बकेट हैंडल टियर। तो एक लॉन्गिट्यूडनल टियर होता है इसमें, और दूसरा ट्रांसवर्स टियर। तो मीडियल मेनिस्कस इज वल्नरेबल टू द इंजरी ऑफ मेनिस्कस बिकॉज ये जो अनप्रोटेक्टेड होता है इसको ज्यादा मतलब जो है जब नी जॉइंट का मूवमेंट होता है तो ज्यादा स्ट्रेस जो है किसी को मतलब झेलना पड़ता है, जो है पूरा क्रश हमेशा ही कुचला जाता है। फीमर का जो मीडियल कंडाइला फीमर होता है तो ज्यादा प्रेशर जो है इसी को सहना पड़ता है। पूरी जो है जितनी स्ट्रेस है, जितनी बॉडी वेट का प्रॉब्लम है
तो इसी मीडियल मेनिस्कस को मतलब फेस करना पड़ता है, मैदान में यही आता है जो है। तो अगर इस पर कोई नॉर्मल स्ट्रेस पड़ा जो है तो मीडियल मेनिस्कस या तो लंबाई में फट जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल टियर हो जाएगा ये, या ट्रांसवर्स टियर होगा, या ये मतलब लॉन्गिट्यूडनल टियर अगर फटता है तो इसे बकेट हैंडल जो है टियर कहेंगे, और ये फाइब्रस कैप्सूल से जो है मतलब अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है जो है, फाइब्रस कैप्सूल से सेपरेट हो जाता है। और जो ये क्या नाम है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, तो इससे भी अलग हो जाता है। तो दिस medial meniscus is separated from the fibrous capsule and medial collateral ligament। लेकिन लेटरल जो मतलब लेटरल मेनिस्कस होता है, जो लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया के जो है मतलब सुपीरियर सरफेस पर ही अटैच होता है, तो लेटरल मेनिस्कस जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, ये अनप्रोटेक्टेड होता है, इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये मतलब लेटरल मेनिस्कस जो है इसका प्रोटेक्टर जो होता है पॉब्लिटियस मसल्स होता है, पॉब्लिटियस मसल्स जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, और इसको जो मतलब ये जब नी जॉइंट का मूवमेंट होता है तो ये पीछे की तरफ जो है चला आता है, तो ये बैकवर्ड पुल करता है, पॉब्लिटियस मसल जो है इस मेनिस्कस को पीछे की तरफ खींच लेता है जो है, तो क्रश नहीं हो पाता है। ये जो है आर्टिकुलर सरफेस जो होता है टिबियल कंडाइल और फ्यूमरल कंडाइल दोनों, तो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया जो है ये दोनों जो है मतलब इसको मतलब क्रश नहीं कर पाते हैं, तो इस शेप जो है मतलब रहता है। और ये जो है ये अनप्रोटेक्टेड होता है, ये प्रोटेक्ट हो, इसका जो है मतलब प्रोटेक्शन जो है पॉब्लिटियस मसल्स जो है ये करता रहता है, जब भी जॉइंट मूवमेंट होता है नी जॉइंट को ये बाहर पीछे की तरफ खींच लेता है जो है। तो इस तरह से मीडियल मेनिस्कस इज मोर वेड। उसके बाद जो है क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी होता है। अगर टिबिया और क्या नाम है एंटीरियर डिसलोकेशन होता है टिबिया का, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ये इंजर्ड हो जाता है जो है, और ये अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन टिबिया का होता है तो पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो डैमेज हो जाता है। तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट और एंटीरियर डिसलोकेशन में एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो है ये डैमेज हो जाता है जो है। तो इस तरह से जो है मतलब तो सबसे ज्यादा एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो है तो इसी को जो है मतलब क्योंकि एंटीरियर डिसलोकेशन जो है अगर हुआ है तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी होती है, और अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ है टिबिया का तो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो है इसकी इंजरी होती है। और मीडियल लिगामेंट जो है ये लेस कॉमन, इसका इंजरी कम होता है मीडियल लेटरल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट का, क्योंकि मीडियल अगर एडक्शन स्ट्रेन है, स्प्रेन, जिसे एडक्शन अंदर की तरफ जो है खिंचाव हो रहा है जो है, तो ये एडक्शन स्प्रेन में मोच, स्प्रेन का मतलब मोच होता है जो है, तो मीडियल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट जो है वो इंजर्ड होगा। अगर एबडक्शन स्ट्रेन हो रहा है, एबडक्शन मतलब नी जॉइंट में जो लेटरल लिगामेंट होता है तो उसमें अगर मोच आए तो एबडक्शन स्प्रेन में लेटरल लिगामेंट जो है वो इंजर्ड होगा। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।